स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू जंबल वर्ड्स को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ओके, किस तरह से जो है जंबल वर्ड्स जो है आउट ऑफ ऑर्डर में दिए रहते हैं, उसको किस तरह से सही क्रम में रख करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया जाता है, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एक सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं। मेन जो है तीन चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये मेन तीन चीजें हैं। अगर हम उन जंबल वर्ड्स में से ये तीन चीज पता लगा लिए, उसके बाद ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि और जो शेष वर्ड्स बचते हैं उनको हम कहाँ कहाँ सेट कर लें। थोड़ा सा अपने विवेक से काम लेकर, या फिर जो भी हम लोग सब्जेक्ट के पार्ट्स और प्रेडिकेट के अदर पार्ट्स पढ़े हुए हैं उनके उनके क्रम को ध्यान में रख करके बहुत आसानी से फिर हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है बना लेते हैं। ओके, लेकिन अभी इनका हम पता कैसे लगाएंगे उन जंबल वर्ड में से? आपको सबसे पहले बहुत जरूरी है, देखिए कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जंबल्ड वर्ड्स में से हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाएंगे? तो कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे अगर, तो फिर बहुत ही इजी हो जाता है। यही सबसे अच्छा ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करिए, उन जंबल्ड वर्ड में से इन सब्जेक्ट वर्ड्स को जो है चुनने का, तो फिर आप उसको सही क्रम में रख करके जो है एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम सबसे पहले वर्ब को ढूंढते हैं, और वर्ब की पहचान हमें आनी चाहिए। वर्ब हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, जब मैंने जो है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स में सब्जेक्ट के पार्ट्स और प्रेडिकेट के पार्ट को मैंने बताया है, तो उसमें मैंने बताया है कि वर्ब के अंतर्गत क्या आते हैं। आपको मालूम भी है, वर्ब के अंतर्गत मॉडल्स वर्ब आएंगे। मॉडल्स यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, ये सभी। या फिर मेन वर्ब आएंगे, जैसे गो, प्ले, रीड, राइट, ये उसके अदर फॉर्म, पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ओके, तो वर्ब को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम वर्ब को उसमें ढूंढेंगे, और जब वर्ब का पता चल जाता है तो उस वर्ब के साथ हम कौन यानी हु लगाकर जब प्रश्न करते हैं तो हमें सब्जेक्ट का पता चलता है। ठीक है, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए उस वर्ब के साथ, उस क्रिया के साथ कौन लगा के प्रश्न कीजिए, आपको जो जवाब मिलेगा उसमें से जो वर्ड जवाब में मिलेगा वही वर्ड सब्जेक्ट होगा। उसके बाद उस वर्ब के साथ क्या लगाकर अगर हम प्रश्न करते हैं, क्या, व्हाट, तब हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग, जो भी ऑब्जेक्ट का स्थान पर नॉन लिविंग बींग्स आते हैं, निर्जीव वस्तु का नाम आता है, वही जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो उस क्रिया के साथ, उस वर्ब के साथ क्या लगा के प्रश्न करके हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं, और उसी वर्ब के साथ किसे यानी हुम लगा के जब प्रश्न करते हैं, किसे लगा के जब प्रश्न करते हैं, तो उस शब्द में से जो जवाब मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि कोई सजीव का बोध कराने वाला ऑब्जेक्ट। ओके, अगर उन जंबल वर्ड्स के अंत में जो है क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन मार्क अगर लगा है तो सबसे पहले हम उन सारे जंबल वर्ड्स में से क्वेश्चन वर्ड को ढूंढेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस होने पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढते हैं, और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ड ढूंढते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, ये सब जो भी रहता है। ठीक है, इस तरह से जो है इस ट्रिक को अगर हम फॉलो करते हैं, इस स्टेप को अगर फॉलो करते हैं, तो हमें उन जंबल वर्ड में से जो है
वो सारे क्रम से रखने वाले शब्द जो हैं हमको मिल जाएंगे, जो कि हमें बहुत ही मदद करेंगे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में। जैसे आप एक एग्जांपल यहाँ देखिए, टीचर अस द टॉट टुडे इंग्लिश। ये सारे वर्ड जो हैं, ये वर्ड्स जो हैं जम्बल्ड दिए हुए हैं, जहां तहां इधर उधर आउट ऑफ ऑर्डर में। हमें इनको जो है सही क्रम में रख करके, इसकी रीऑर्डरिंग करके, रीअरेंज करके हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, पहला स्टेप वर्ब को ढूंढेंगे। वर्ब देखिए, ये टीचर नाउन है, अस ये जो है ऑब्जेक्ट है, द ये आपका जो है आर्टिकल है, टॉट टॉट है यहाँ पर, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट यानी पढ़ाया। ओके, तो अब ये वर्ब मिला, इसके बाद ये टुडे है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये इंग्लिश है, ये भी नाउन है। तो टॉट मिला हमें वर्ब, ये वर्ब है। अब इस वर्ब के साथ जो है कौन लगा के प्रश्न कीजिए, हु टॉट, किसने पढ़ाया, कौन पढ़ाया, आपको मिल जाएगा। देखिए यहां पर द टीचर, टीचर ने पढ़ाया, टीचर। अब वो टीचर निश्चित होंगे, डेफिनिट होंगे, इसलिए द लगेगा, तो द टीचर हो जाएगा आपका। ओके, टीचर, यहाँ पर टीचर पढ़ाने का काम टीचर करते हैं, तो यहाँ पर टीचर वर्ड जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, लेकिन टीचर वो पढ़ाने वाले निश्चित होंगे, डेफिनिट होंगे, इसलिए द आर्टिकल जो है ये डिटर्मिनर का काम करेगा, उस नाउन के पहले लग जाएगा, द टीचर। अब इसके बाद इस वर्ब के साथ जो है व्हाट लगा के प्रश्न कीजिए, क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, इंग्लिश ही पढ़ाया ना। अब इस तो ये आपका जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद इसी वर्ब के साथ हुम लगा के प्रश्न कीजिए, किसे पढ़ाया, हुम टॉट यानी कि किसे पढ़ाया, ये मिलेगा वर्ड, हमें पढ़ाया, हमें। अब उसके बाद एक वर्ड बच गया टुडे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम बिल्कुल अंत में रख दीजिए। तो देखिए क्रम से इसी तरह से जो है आपको इस स्टेप को फॉलो करेंगे, अपने आप जो है वो वर्ड, जितने भी जम्बल्ड वर्ड्स हैं वो बिल्कुल रीअरेंज हो जाएंगे और एक मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे। जैसे तो सबसे पहले आपका क्या आ गया, सब्जेक्ट हो गया आपका द टीचर, द टीचर। अब सब्जेक्ट हो गया, अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, तो वर्ब हो जाएगा आपका टॉट है, TAUGHT टॉट, ठीक है। अब इसके बाद अब देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में रखने के लिए अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले जो है तो वहां पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट के बाद ले जाते हैं तब अकॉर्डिंग टू सेंस वहां पर प्रीपोजिशन टू या फॉर लगाना पड़ता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई प्रीपोजिशन तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखेंगे, द टीचर टॉट अस। उसके बाद फिर किसे पढ़ाया पहले ये लिख देंगे, फिर क्या पढ़ाया, इंग्लिश। फिर ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम एक वर्ड बच गया वो बिल्कुल अंत में चला गया। इस तरह से देखिए ये सारे वर्ड्स जो है रीअरेंज होकर के एक कंप्लीट सेंस प्रकट करता हुआ जो है सेंटेंस बना दिया। द टीचर टॉट अस इंग्लिश टुडे, टीचर आज हमें इंग्लिश पढ़ाए। ओके, इस तरह से जो है इस स्टेप को फॉलो करिए और उसके बाद आसानी से वर्ड्स को जो है जम्बल्ड वर्ड्स में से वर्ड को चूज करके एक क्रम में रखिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल बन जाएगा। ओके, लेकिन ये तो सही है, लेकिन अब देखिए ये तो एक असर्टिव सेंटेंस बना, अफर्मेटिव, लेकिन आप जानते हैं कि सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। ओके, सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, तो वो भी मीनिंग के अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं। सबसे पहला होता है असर्टिव। अब असर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव आता है।
उसके बाद होता है इंटेरोगेटिव, उसके बाद होता है इंपरेटिव, फिर एक्सक्लामेटरी, उसके बाद ऑप्टेटिव। तो इतने प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, हमें उन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को भी दिमाग में रखना होगा। अगर हम उन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को दिमाग में नहीं रखेंगे तो जो जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं वो किस सेंटेंस को फॉर्म करेगा, कौन किस प्रकार का सेंटेंस बनेगा, ये भी जो है ये वहां से जो है ध्यान देना जरूरी है। ओके, तो हम अब आपको उन सभी सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है आपको हम एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं। तो जो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अब हम लोग उसके स्ट्रक्चर को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक ना। क्योंकि किसी भी सेंटेंस में मेन तो वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अब अर्थ के अनुसार जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उनके थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होते हैं और उनमें भी ये सभी चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। तो देखिए पहला सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक, जिस वाक्य से किसी भी कथन को स्वीकार किया जाता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स, फिर उस अदर वर्ड्स भी आते हैं। ओके, तो जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ही टू यस्टरडे सेंट अ टेलीग्राम मी। ओके, हमने क्या बताया था, वो रूल्स आपको स्टेप्स जो है फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हमको इसमें वर्ब ढूंढना। वर्ब क्या है? ही, ये प्रोनाउन है। ओके, टू प्रीपोजिशन है, यस्टरडे टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम, सेंट ये वर्ब है, सेंट माने भेजा। उसके बाद अ टेलीग्राम मी, ये नाउन, ये ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्टिव केस, ये वर्ब है सेंट, यहां पर ये वर्ब मिला, सेंट यानी भेजा। तो भेजा, अब इसके साथ कौन लगा कर प्रश्न कीजिए, हमको सब्जेक्ट का पता लगाना है। हु सेंट, किसने भेजा? तो देखिए यस्टरडे, टेलीग्राम, मी, ये सब तो होगा नहीं, ही होगा, उसने भेजा। उसने भेजा यानी ही हो गया आपका सब्जेक्ट। ये सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अब वर्ब लिखना है। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सीधे वर्ब लिख दिए, ही सेंट। ओके, ही सेंट। अब देखिए भेजा, तो क्या भेजा? और टेलीग्राम। ओके, उसने एक टेलीग्राम भेजा और टेलीग्राम। अब उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप, किसे भेजा? मुझे भेजा। लेकिन यहां देखिए प्रीपोजिशन लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट के बाद आ रहा है, इसलिए टू दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर जो है इसके पहले यहाँ टू लगा करके तब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी को लिखेंगे। तो ही सेंट अ टेलीग्राम टू मी, बच गया आपका ये एडवर्ब ऑफ टाइम यस्टरडे, इसको अंत में लिख देंगे। ओके, तो वो जो 5 स्टेप्स हैं वही ट्रिक है, उसके थ्रू हम जो है उसको फॉलो करके हम सेंटेंस को, जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं वो जंबल वर्ड्स, उनको हम रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस देखिए बहुत इजी तरीके से बना ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम देखिए, आई न्यू सन बॉट साइकिल माई फॉर, कोई सेंस नहीं, सारे वर्ड्स इधर उधर हैं। अब हम इसमें जो है वर्ब ढूंढेंगे, और वर्ब हो नहीं सकता, आई प्रोनाउन है, न्यू ये एडवर्ब है, सन नाउन है, बॉट ये बॉट है, बॉट मीन्स खरीदा, ये वर्ब आपको मिल गया, सेकंड फॉर्म है बाई का। ओके, और कोई वर्ब नहीं है, हम साइकिल है, माई, फॉर, कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब कोई कुछ नहीं दिया है। ठीक है, यही मेन वर्ब है। अब इसके साथ हम हु लगा के क्वेश्चन करेंगे, हु बॉट, किसने खरीदा? किसने खरीदा? मैंने खरीदा, ठीक है, या मेरे सन ने खरीदा, तो मेरे पुत्र ने, माई सन, मेरे सन ने खरीदा, माई सन भी हो सकता है, लेकिन मेरे सन मेरा सन मेरे लिए ये साइकिल खरीदा, क्या खरीदा? साइकिल। तो सन नहीं खरीदा बल्कि मैंने खरीदा, ये ज्यादा प्रॉपर होगा।
यहाँ पर सब, क्योंकि यही सब्जेक्टिव केस है। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट, अगर हम माई सन को सब्जेक्ट करते हैं यानी कि आई जाएगा वर्ब के बाद। आई क्या है, आई तो सब्जेक्टिव केस है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का स्थान होता है, इसलिए आई वर्ब के बाद जा नहीं सकता, यानी कि माई सन जो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, इसलिए सब्जेक्ट का स्थान पर आई ही होगा, आई। अब इसके बाद जो है हम वर्ब लिख देंगे, आई बॉट, आई बॉट मैंने खरीदा। अब क्या खरीदा, साइकिल खरीदा, साइकिल। अभी साइकिल के लिए देखिए यहां पर दिया हुआ एक साइकिल, तो एक साइकिल है, उसके बाद न्यू भी दिया है, वो इसको क्वालिफाई कर रहा साइकिल को, नई साइकिल और न्यू साइकिल हो जाएगा। थोड़ा सा इन सभी चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा, इसको अपने अपने हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सारे वर्ड्स भी दिए हुए थे, ये साइकिल के लिए को ही जो है क्वालिफाई कर रहा है इसका मतलब। तो आई बॉट अ न्यू साइकिल। अब क्या बच गया, माई, फॉर और सन, यानी कि फॉर माई सन, अपने पुत्र के लिए, फॉर माई सन, अपने पुत्र के लिए मैंने एक नई साइकिल खरीदा। देखा आपने कि किस तरह से जो है इतनी आसानी से जो है ये सारे वर्ड्स रीअरेंज हो गए और एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो प्रकट कर रहा, बन रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हो गया। अगर सेंटेंस उसमें नॉट नहीं दिया, नेवर नहीं दिया, निगेटिव एडवर्ब नहीं दिए हैं, तो ये जो है इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। अब इसके बाद एक होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव एडवर्ब आता है, नॉट या नेवर, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए। तो सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल होना जरूरी, क्योंकि नॉट जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में नेवर अगर आता है तो नेवर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में जो है नेवर के साथ बनाने पर डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब डू या डज और पास्ट इंडेफिनिट के डिड, उसका यूज नहीं होता है, लेकिन अदर हेल्पिंग वर्ब के साथ नेवर भी लगता है। ओके, तो यानी कि निगेटिव एडवर्ब आने का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब निश्चित रूप से आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट या नेवर, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ओ डब्ल्यू यानी कि अदर वर्ड्स जो भी रहेंगे, यहाँ पर जैसे दिखला दिया वो अदर वर्ड्स। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए, वॉच, न्यू और कीप, नॉट, डज, टाइम, करेक्ट। ओके, अब इस इन जम्बल्ड लेटर्स में से हम वर्ड्स में से हम वर्ब को ढूंढेंगे। तो वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पर वॉच ये नाउन है, न्यू एडवर्ब एडजेक्टिव है और डिटर्मिनर है, कीप, कीप है रखता है, रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, रखता है। तो कौन रखता है, कौन रखता है, ये वॉच घड़ी, यहां पर वॉच ही आएगा, वॉच यानी कि घड़ी रखता है। ठीक है, ये एक वर्ड यहां जोड़ जोड़ लीजिए। ओके, ये घड़ी, तो किसकी घड़ी, माई, माई वॉच मेरी घड़ी, कैसी घड़ी, न्यू, माई न्यू वॉच। ओके, माई न्यू वॉच ये हो जाएगा सब्जेक्ट आपका, माई न्यू वॉच, मेरी नई घड़ी, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद देखिए हम देख रहे हैं कि नॉट दिया है, तो सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब ये डज है, डज लिख दीजिए, डज, फिर नॉट का स्थान है तो नॉट लिख देंगे। ओके, माई न्यू वॉच मेरी नई घड़ी, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब यानी कि कीप, डज नॉट कीप, मेरी नई घड़ी डज नॉट कीप नहीं रखती, यानी कि नहीं बताती है, क्या क्या नहीं बताती है, टाइम करेक्ट, यानी कि करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम।
टाइम करेक्ट तो होगा नहीं, करेक्ट जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, टाइम टाइम तो क्वालिफाई कर रहा है। तो माई न्यू वॉच डज नॉट कीप करेक्ट टाइम। इस तरह से वर्ब का पता लगा करके वर्ब के साथ जो है कौन लगाकर वर्ब कीप यहाँ पर जो है बताने के सेंस में भी है या रखने के सेंस में। क्या क्या नहीं रख, कौन नहीं रखता है, तो मेरी नई घड़ी, माई न्यू वॉच। ठीक, अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद नॉट या नेवर, तो हम देख रहे हैं नॉट है तो हेल्पिंग वर्ड के बाद नॉट रखेंगे। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपका कीप है, ये रख दिए। फिर उसके बाद बच गया टाइम करेक्ट, यानी कि करेक्ट टाइम। माई न्यू वॉच डज नॉट कीप करेक्ट टाइम, मेरी नई घड़ी सही समय नहीं बताती है। ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। Similarly, see the next example. Never you insult the should poor. अब यहां पर जो है वर्ब ढूंढिए। हम देख रहे हैं कि इंसल्ट है यहां पर, नेवर मीन्स कभी नहीं, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, नेगेटिव एडवर्ब ऑफ निगेशन हो गया, फिर ये यू हो गया, और उसके बाद इंसल्ट ये वर्ब है, और ये साथ ही हेल्पिंग वर्ब शुड भी दिया हुआ है। इंसल्ट, शुड इंसल्ट माने अपमान करना चाहिए। नेवर, नेवर भी आया है। अब किसके लिए आया है? सब्जेक्ट यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है यू, यू यहां पर सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्टिव केस है यू। अब इसके बाद देखिए, तो सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब शुड हो जाएगा, यू शुड। ओके, यू शुड। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नेवर आ जाएगा, नेवर, यू शुड नेवर, इसमें दिया हुआ है नेवर, यू शुड नेवर। उसके बाद आपका मेन वर्ब इंसल्ट, अपमान करना, यू शुड नेवर इंसल्ट, आपको अपमान, कभी अपमान नहीं करना चाहिए। किनका? यहाँ द पुअर, गरीबों का, द पुअर। ओके, यू शुड नेवर इंसल्ट द पुअर। इस तरह से ये जम्बल्ड वर्ड्स जो है वो अरेंज होकर के, रीअरेंज होकर के करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस फॉर्म कर दिया। ओके, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस इंटरोगेटिव भी देखेंगे। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है हेल्पिंग वर्ड इंटरोगेटिव, जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ड यानी सहायक क्रिया शुरू होता है, और दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव। ठीक है, जो इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ड इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और वो अगर नकारात्मक है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट या नेवर आता है। देखिए मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें नॉट या नेवर आए। ओके, उसके बाद तब मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। ये आपको वो उसमें दिया ही रहेगा। अगर उस जम्बल्ड वर्ड्स में अंत में क्वेश्चन मार्क दिया है तो आप निश्चित रूप से समझ जाइए कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनना है। तो इंटरोगेटिव अगर बनना है इसका मतलब कि दो ही तरह का इंटरोगेटिव बनेगा। तो आप उसमें देखिए क्या क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया हुआ है तो एकदम निश्चित हो गया कि वो हेल्पिंग वर्ड इंटरोगेटिव बनेगा। ओके, तो फिर आप हेल्पिंग वर्ड सबसे पहले ढूंढेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ड ढूंढेंगे। तो हम देखते हैं, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। यू गोइंग आर मथुरा टू टुडे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब कि ये इंटरोगेटिव बनेगा। इंटरोगेटिव बनेगा तो हम इसमें क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। कहीं है? कहीं नहीं है क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब नहीं दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हेल्पिंग वर्ड दिया हुआ है आर, यानी कि सबसे पहले स्ट्रक्चर में भी देखिए हेल्पिंग वर्ड, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ड को लिख देंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ड लगेगा। इसकी पहचान कहां से होगी? अंत में क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा। यहीं से आपको समझना पड़ेगा कि वो इंटरोगेटिव बनेगा। तो अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया है तो हेल्पिंग वर्ड को उठाकर हम सबसे पहले लिखेंगे। अब उसके बाद आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है। अब इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए।
तो पहले तो मेन वर्ब ढूंढ लीजिए, गोइंग। गोइंग यानी जा रहा, तो जाने का काम कोई व्यक्ति करेगा। यहाँ पर ये यू दिया है, मथुरा बचा, टू और टुडे। मथुरा तो प्लेस का नाम है, जाएगा ही नहीं, यानी कि सब्जेक्ट यू है, तो ये सब्जेक्ट का स्थान पर आ गया यू, आर यू। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें नॉट नेवर नहीं दिया हुआ है, तो मेन वर्ब आ जाएगा। तो मेन वर्ब क्या है? गोइंग। आर यू गोइंग? तो जा रहे हो, क्या क्या तुम जा रहे हो, इसका हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव जो होता है हिंदी में वो क्या से शुरू होता है। तो क्या तुम जा रहे हो, अब जा रहे हो तो अब जाने का काम किसी स्थान को होगा, तो यहाँ पर स्थान दिया हुआ मथुरा, यानी किसके बाद आ जाएगा? मथुरा। आर यू, लेकिन किसी भी प्लेस को जाते हैं, ये याद रखिए, किसी भी प्लेस को जाते हैं या किसी के पास जाते हैं तो उसके पहले टू अवश्य लगाते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ टू दिया हुआ है, यानी कि टू पहले लिखेंगे, टू, फिर ये प्लेस का नाम मथुरा, उसके बाद बच गया टुडे, अंत में टुडे। तो क्या हो गया आपका सेंटेंस? आर यू गोइंग टू मथुरा टुडे? क्या तुम आज मथुरा जा रहे हो? ये बिल्कुल मीनिंगफुल सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी देखिए, महात्मा गांधी डू नो दे नॉट, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि ये भी इंटरोगेटिव बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी जो है क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया हुआ है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा, डू। डू। अब उसके बाद देख रहे हैं मुख्य क्रिया, नो मनी जानना, तो जानने का काम कौन? यहाँ पर सब्जेक्ट दे, वे होगा दे, तो डू दे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट आना है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसके बाद नॉट का स्थान, नेवर का स्थान आता है, तो हम देख रहे हैं इसमें नॉट दिया हुआ है, यानी कि दे के बाद ही हम नॉट लिख देंगे, डू दे नॉट। उसके बाद मेन वर्ब है नो, KNOW, डू दे नॉट नो। ओके, फिर बच गया क्या? महात्मा गांधी, डू दे नॉट नो महात्मा गांधी। क्वेश्चन मार्क, क्या वे महात्मा गांधी को नहीं जानते हैं? ओके, तो ये हेल्पिंग वर्ड इंटरोगेटिव हो गया। अगर जो भी जंबल्ड वर्ड दिए हुए हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कि निश्चित ही हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव है। तो हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर को हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव, देखिए क्वेश्चन, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर मालूम है तो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव का भी स्ट्रक्चर वही होता है, सिर्फ उसी स्ट्रक्चर के पहले एक क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। यहां देखिए, एक क्वेश्चन वर्ड यहां पर लग जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, वही सब्जेक्ट है, वही नॉट एडवर्ब हो गया, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर मालूम है तो उसके ठीक पहले क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, वो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, देखिए, शी कम वेयर डिड फ्रॉम, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वेयर दिया हुआ है क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले आप उसको लिख दीजिए, वेयर। अब इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड इसमें कहाँ है? ये है, डिड, वेयर डिड। अब इसके बाद है नॉट, तो नॉट तो इसमें दिया नहीं है, ठीक है, तो हम इसको ब्रैकेट में इसीलिए रखें क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि वो दिया हो। तब इसके बाद मेन वर्ब रखना, तो मेन वर्ब क्या है? कम। इसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? शी, वेयर डिड शी। इसके बाद हमको नॉट रखना, तो नॉट इसमें दिया नहीं। अब तब इसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब कर दिए कम, बच गया फ्रॉम, अंत में फ्रॉम लिख करके क्वेश्चन मार्क, वेयर डिड शी कम फ्रॉम, वह कहां से आई थी। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट नहीं है तो फिर मेन वर्ब यहां से, फिर उसके बाद बच गया फ्रॉम, उसको लिख दिया अंत में। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
यू आर वाई वेस्टिंग इन टाइम गॉसिप आइडल। अंत में क्वेश्चन मार्क दिया, इसका मतलब कि इंट्रोगेटिव बनेगा तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। तो देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव होगा। तो सबसे पहले वाई क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। अब इसमें हेल्पिंग वर्ड ये है आर, तो उसको लिख देंगे वाई आर। फिर सब्जेक्ट का स्थान है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है यू, यू है वाई आर यू। उसके बाद इस नॉट, तो नॉट इसमें कहीं नहीं है। तो फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब ये दिया हुआ है वेस्टिंग, नष्ट करना, वाई आर यू वेस्टिंग, तुम क्यों नष्ट कर रहे हो। ओके। उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वाई ऑब्जेक्ट है टाइम, वाई आर यू वेस्टिंग टाइम, क्या क्या नष्ट कर रहे हो, टाइम, ये टाइम है। क्योंकि यहां पर किसे नष्ट कर रहे हो, किसी को नष्ट नहीं करना, क्या नष्ट कर रहे हो, यहाँ टाइम दिया हुआ है, ठीक ना। तो वाई आर यू वेस्टिंग टाइम, इसके बाद बच गया आपका इन गॉसिप आइडल, यानी कि इन आइडल गॉसिप, ये एडजेक्टिव है जो गॉसिप यानी कि बातचीत, बेकार की बातों में, ये हो जाएगा इन आइडल गॉसिप क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू वेस्टिंग टाइम इन आइडल गॉसिप, बेकार की बकवास में तुम समय क्यों नष्ट कर रहे हो। ओके। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ड इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर अगर हमको मालूम है तो हम बहुत आसानी से इसको भी जो है इसकी भी रीऑर्डरिंग कर लेंगे और एक मीनिंगफुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। ओके। देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य ये ऐसा वाक्य होता है जो हमेशा सामने वाले से बोला जाता है, और सामने वाला वो सब्जेक्ट होता है, वो और सामने वाला हमेशा यू होता है, सेकंड पर्सन। क्योंकि ये पर्सन, ये सब सेंटेंस जो है हमेशा सामने वाले से ही कहा जाता है, इसलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, और सामने वाला होता है यू। ठीक। अब उस सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस सामने वाले से ही हमेशा कहा जाता है और एट प्रेजेंट कहा जाता है, इसलिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, ठीक ना। और चूंकि एट प्रेजेंट कहा जाता है तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट में यू के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ओके। तो सब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे तो फिर ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, ठीक है। तो मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव भी होता है, एक निगेटिव भी होता है। क्योंकि हम देखिए, या तो किसी को कोई काम करने के लिए कहते हैं या कोई काम करने से मना करते हैं सामने वाले को, ठीक ना। तो निगेटिव होता है, तो आप चूंकि सिंपल प्रेजेंट में जो है यू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, लेकिन निगेटिव में डू नॉट लगता है, डू नॉट, क्योंकि यू के साथ हेल्पिंग और डू लगेगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले पॉजिटिव इंपरेटिव, ठीक। पॉजिटिव इंपरेटिव का स्ट्रक्चर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ओपन द डोर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये सब कहा जाता है सामने। अब किसको कहते हैं, सामने वाले से, जो सामने मौजूद होता है, और सामने हमेशा सेकंड पर्सन ही होता है, ठीक है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और अदर्स होगा, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर गायब है, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में होता है। तो सब्जेक्ट हटा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो ये कब लागू होगा, जब हमें जो है जम्बल्ड वर्ड में सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ओके। अगर हमें उसमें सब्जेक्ट नहीं मिलता है, इसका मतलब कि आप समझ जाइए कि वो इंपरेटिव सेंटेंस ही बनना है। अब जैसे देखिए, मी ऑब्जेक्टिव केस है, ईट वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, समथिंग, समथिंग है, ये सब्जेक्ट क्या जगह आ सकता है, लेकिन गिव भी दिया है, वर्ब है, प्लीज दे दिया है। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान कि प्लीज या काइंडली अगर दे दिया तो यानी कि समझ लो ये कोई इंपरेटिव बनना है,
ठीक है, प्लीज इसमें आया हुआ है। और इंपरेटिव सेंटेंस जो है, अगर प्लीज आ गया तो समझ लीजिए कोई इंपरेटिव है, और उसको सबसे पहले लिख देंगे। प्लीज, प्लीज आपका सबसे पहले आ जाए। अब इसके बाद इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाइए। प्लीज खाइए, ईट अगर करते हैं खाइए समथिंग तो बच जाएगा सब, खाइए, मुझे खाइए तो होगा नहीं, तो समथिंग, कुछ खाइए, ठीक है कुछ खाइए, लेकिन फिर मी कहाँ जाएगा? ओके, यानी कि ये जो है खाइए वर्ब, इसके बाद ईट नहीं आएगा, तो फिर दीजिए, प्लीज गिव, दीजिए, कुछ दीजिए, ठीक है, मुझे दीजिए, ये भी ठीक है, ठीक ना। अब उसके बाद देख रहे हैं कि टू ईट, खाने के लिए, ये जो इंफिनिटिव वर्ब हो गया, तो इस तरह से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? प्लीज गिव मी, गिव दीजिए, किसे दीजिए? मुझे दीजिए, क्या दीजिए? समथिंग, कुछ दीजिए, ठीक ना। वर्ब, वर्ब के बाद क्या किसे लगा के प्रश्न कर दिए, तो गिव माने गिव मीन्स दीजिए, तो किसे दीजिए? मुझे दीजिए, क्या दीजिए? कुछ दीजिए, ठीक ना। इसलिए बच गया ये टू ईट, ईट टू, यानी कि इंफिनिटिव वर्ब बन जाएगा टू ईट। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। उसके बाद देखिए सेकंड, योर ऑलवेज टीचर्स ओबे एंड पेरेंट्स। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि इसमें योर टीचर्स सब्जेक्ट हो सकता है, योर पेरेंट्स सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो योर टीचर्स, आपके टीचर, ओबे आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक है। तो बच गया क्या? ऑलवेज एंड पेरेंट्स, संभव है? नहीं होगा, ठीक है ना। तो योर पेरेंट्स, आपके पिता, आपके माता पिता, ओबे आज्ञा का पालन करते हैं, एंड ऑलवेज टीचर्स, वो भी नहीं होगा। यहां पर जो है सब्जेक्ट न तो योर टीचर्स हो पा रहा है, न योर पेरेंट्स हो पा रहा है, ओके। यानी कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ये हो गया वर्ब सबसे पहले, ये इंपरेटिव, इसका मतलब बनेगा ओबे, ओबे वर्ब हो गया। अब यहां देख रहे ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड जो है वो एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ऑलवेज ओबे, हमेशा कहना मानो, हमेशा आज्ञा का पालन करो, ऑलवेज ओबे। अब बच गया क्या? योर टीचर्स एंड पेरेंट्स, सिंपल, ऑलवेज ओबे योर टीचर्स एंड पेरेंट्स, हमेशा अपने टीचर्स और पेरेंट्स का कहना मानो, ओके। इस तरह से जो है पॉजिटिव इंपरेटिव बनता है। जब उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा जम्बल्ड वर्ड में, तो समझ लीजिए कोई इंपरेटिव बनना है, और उसमें डू नॉट नहीं दिया है तो पॉजिटिव इंपरेटिव बनना। और निगेटिव इंपरेटिव हमेशा डू नॉट से शुरू होता है, तो डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब जब हम जम्बल्ड वर्ड्स में देखेंगे, राइट, नेम, डू, योर, एनीवेयर, नॉट। राइट ये मेन वर्ब है, ठीक है। नेम ये हो गया मेन वर्ब, लिखता है, लिखना, तो नेम नैनी नाम लिखता है। डू हेल्पिंग वर्ब हो गया। योर, एनीवेयर, तो योर और एनीवेयर नॉट। देखिए इसमें से कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में कोई भी वर्ड नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि इंपरेटिव बनेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें डू के साथ नॉट दिया, यानी निगेटिव इंपरेटिव बनेगा। डू नॉट, डू नॉट, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है राइट, डू नॉट राइट, मत लिखो क्या? योर नेम, अपना नाम, नॉट राइट योर नेम।
डू नॉट राइट योर नेम, अपना नाम मत लिखो। कहाँ ये दिया हुआ, एनीवेयर बच गया, एनीवेयर। डू नॉट राइट योर नेम एनीवेयर, हर जगह हर कहीं अपना नाम मत लिखो। ओके, तो ये निगेटिव इंपरेटिव हो गया जिसमें किसी कार्य को करने से मना किया जाता है। इसी तरह देखिए फूड, डू, ईट, ओपन, नॉट। अब यहां देखिए फूड, डू नॉट, ईट, ओपन, ये सेंटेंस सही नहीं है क्योंकि और यही एक नाउन है तो ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता। तो अब यहाँ पर तो यानी कि इसका मतलब निगेटिव इंपरेटिव बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि डू नॉट दिया है, सबसे पहले डू नॉट लिख लीजिए। डू नॉट ईट, ईट होगा, डू नॉट ओपन नहीं हो, डू नॉट ओपन ईट फूड नहीं, डू नॉट ईट। ये तो देखते ही समझ में आ जा रहा है कि इस तरह का सेंटेंस यही होगा, डू नॉट ईट ओपन फूड। ओके, तो इस तरह से अगर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे अगर जंबल वर्ड्स में क्या क्या दिया हुआ है तो हम आसानी से जो है हम उसको रीअरेंज कर सकते हैं उन पांचों स्टेप्स को फॉलो करके। ओके, यहां पर जो है ओपन दिया है वर्ब, खोलना, कौन खोलता है, कुछ नहीं है यहाँ पर, फूड। ईट, खाता, खाना, तो कौन खाता है, वो भी नहीं है, यानी सब्जेक्ट इसमें दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि फिर डू और नॉट दिया है तो सबसे पहले डू नॉट रख देंगे, डू नॉट। फिर ओपन फूड हो सकता है, खुला भोजन, खाने की बात हो रही है, यानी कि डू नॉट ईट ये मेन वर्ब हो गया, ओपन यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ओपन फूड, डू नॉट ईट ओपन फूड, खुला भोजन मत खाओ। ओके, तो इस तरह से जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है हम रीऑर्डरिंग करके जो है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। अगला सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मय बोधक वाक्य, वह सेंटेंस जिससे मन के किसी प्रकार के भाव का भाव प्रकट होता है या शोक, हर्ष, उल्लास, विस्मय इत्यादि आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। तो ये जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है जो एक्सक्लामेटरी वर्ड से शुरू होता है, जैसे ब्रावो, हुर्रा, अलास, ओ, इस तरह के एक्सक्लामेटरी वर्ड से शुरू होता है। और लेकिन उस एक्सक्लामेटरी वर्ड के बाद जो है एक सिंपल सेंटेंस मतलब असर्टिव सेंटेंस होता है। ओके, और एक होता है जो व्हाट या हाउ से शुरू होता है। तो हमें जो है व्हाट या हाउ से शुरू होने वाला एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की रीऑर्डरिंग जो है सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो एक्सक्लामेटरी वर्ड से शुरू होता है तो उसमें तो शुरू में एक्सक्लामेटरी वर्ड रख देंगे, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा रहता है, और उसके बाद जो होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है। तो असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव निगेटिव हम लोग रीऑर्डरिंग करना सीख ही लिए हैं, ठीक ना। तो जो व्हाट या हाउ से शुरू होने वाला एक्सक्लामेटरी वर्ड है, सेंटेंस है, उसके जो है उसके स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। तो देखिए व्हाट या हाउ से शुरू होने वाला एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर, व्हाट के बाद ए आता है, व्हाट अ, या फिर हाउ, लेकिन इसके बाद एक एडजेक्टिव आएगा, फिर उसके बाद एक नाउन, नाउन रहता भी है नहीं भी रहता है। लेकिन इस सेंटेंस में व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब जो है बिल्कुल अंत में होता है, और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो साइन जो होता है वही सेंटेंस की पहचान होती है। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क, असर्टिव यानी अफर्मेटिव निगेटिव और इंपरेटिव में जो है फुल स्टॉप लगता है। ओके, तो यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन निश्चित रूप से लगाएंगे, वो लगा भी रह सकता है क्योंकि वही उसी से पहचान हो जाती है कि एक्सक्लामेटरी बनना है। लेकिन ये याद रखना है कि ये दोनों क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इंटरोगेटिव बनाने में हम जानते हैं कि व्हाट या हाउ ये क्वेश्चन वर्ड इंट्रो वर्ड है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है इंटरोगेटिव बनाने में। लेकिन एक्सक्लामेटरी बनाना है तो व्हाट और या हाउ के बाद एक एडजेक्टिव आएगा। ओके, तो अगर आपका जंबल्ड वर्ड्स जो दिए हुए हैं, मान लीजिए कि ये है एग्जांपल, देखिए स्टूडेंट व्हाट और इज लेजी कमल। ओके, अब ये है अंत में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा है, यानी आप यही समझ जाएंगे
कि ये जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनना है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि आप उसमें ढूंढिए कि एक्सक्लामेटरी वर्ड नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है व्हाट दिया हुआ है, ठीक, यानी व्हाट से शुरू होने वाला ये एक्सक्लामेटरी बनेगा। तो सबसे पहले हम व्हाट रख देंगे और व्हाट के बाद अ आता है, तो आप इसमें जो है अ ढूंढेंगे, अ यहाँ दिया हुआ है उसी के बाद ही, तो व्हाट अ। लेकिन अब इसके बाद एक एडजेक्टिव आएगा, तो एडजेक्टिव कहाँ है? स्टूडेंट इज लेजी, कमल, ये है लेजी, लेजी यहाँ पर ये एक्सक्लामेटरी वर्ड है, तो हम इसको लिख देंगे, सॉरी एक्सक्लामेटरी वर्ड कर रहे हैं, एडजेक्टिव है, तो हम इस लेजी को इसके बाद लिख देंगे। व्हाट अ लेजी, इसके बाद एक नाउन, तो नाउन तो यहाँ कमल भी है, स्टूडेंट भी है, लेकिन हम यहाँ पर लेजी कमल नहीं, लेजी स्टूडेंट होता है, तो हम स्टूडेंट को यहाँ लिखेंगे। व्हाट अ लेजी स्टूडेंट, फिर सब्जेक्ट और वर्ब, तो बच गया क्या? कमल, और ये इज, कमल सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, कमल इज। व्हाट अ लेजी स्टूडेंट कमल इज, कमल कितना आलसी विद्यार्थी है। ओके, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके अंत में जरूर लगा देंगे, ठीक। तो इस तरह से ये व्हाट से शुरू होने वाला जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है बनता है। तो इसके स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है। व्हाट के बाद ए निश्चित रूप से आएगा, आर्टिकल ए यहाँ पर लगना है, उसके बाद एक एडजेक्टिव आना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हाउ इज वेदर प्लीजेंट, द साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, इसका मतलब कि ये हाउ से शुरू होने वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा, तो हम सबसे पहले हाउ लिख देंगे। ओके, अब हाउ के बाद क्या आना है? एडजेक्टिव आना है, तो एडजेक्टिव यहाँ पर इज ये वर्ब है, ये वेदर नाउन है, प्लीजेंट है एडजेक्टिव, प्लीजेंट माने मनमोहक, सुखदायक। ओके, तो प्लीजेंट को लिखेंगे, हाउ प्लीजेंट, हाउ प्लीजेंट। अब इसके बाद इसमें नाउन वेदर है और इज है, द आर्टिकल है, तो द वेदर इज, यानी कि यहाँ पर नाउन जो होता है वो नाउन ना होकर के वही नाउन जो है सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि द वेदर यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, द वेदर इज, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओके, तो हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, मौसम कितना सुहावना है। ओके, मौसम कितना मनमोहक है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना। ओके, तो इस तरह से व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर को जो है दिमाग में रख करके हम व्हाट या हाउ वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की रीऑर्डरिंग भी कर सकते हैं। ओके, अब लास्ट सेंटेंस है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब जिस आशीर्वाद सूचक वाक्य, जिस माने वह सेंटेंस जिससे जो है आशीर्वाद का, अभिशाप का, इच्छा का, इस तरह के जो है भाव प्रकट होता है। ओके, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो लगभग में से शुरू होता है, ठीक, और विदाउट में भी होता है, तो वो अधूरा ऑप्टेटिव होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ठीक, शॉर्ट में भी बोला जाता है लिव लॉन्ग। मे गॉड ब्लेस यू, शॉर्ट में भी बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, यानी कि तो कंप्लीट रूप से जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो में से शुरू होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले में, उसके बाद एक नाउन, उसके बाद मतलब नाउन ये जो होता है ये सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट का काम होता करता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अंत में अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं। लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी साइन जो होता है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ठीक ना, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें भी लगता है बिल्कुल अंत में, ठीक। तो ये सबसे पहले में होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, गॉड ब्लेस मी विद यू और चाइल्ड, अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया है। इसका मतलब कि हमें जो है ये
कि मे भी दिया है, इसका मतलब कि ऑप्टेटिव सेंटेंस बनेगा। तो सबसे पहले हम मे को लिख देंगे, मे। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मे, यहां पर देखिए गॉड, ईश्वर, मे गॉड ब्लेस, ईश्वर भला करे, ईश्वर, मे गॉड, मे गॉड ये सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर, ब्लेस, आशीर्वाद देना, तो मे गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस। उसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू भी हो सकता है, चाइल्ड, मे गॉड ब्लेस चाइल्ड, इसके बाद यू, सेंटेंस नहीं बनेगा, यानी मे गॉड ब्लेस यू, यू आना चाहिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पर यू, मे गॉड ब्लेस यू, यानी ईश्वर आपको आशीर्वाद दे, ईश्वर आप किस चीज का आशीर्वाद है, विद अ चाइल्ड, विद अ चाइल्ड, ईश्वर करे आपको एक पुत्र प्राप्त हो, एक बच्चा जो है प्राप्त हो, यानी ईश्वर आपको एक बच्चे का आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, ये अदर वर्ड्स में हो गया। सबसे पहले में, फिर ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ब्लेसिंग का काम गॉड करेंगे, इसलिए गॉड आएगा सब्जेक्ट का स्थान पर। इसके बाद ये वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया यू, क्योंकि विद, विद यू नहीं होगा, अगर चाइल्ड यहां रखते हैं और चाइल्ड विद यू नहीं, वो सेंटेंस ही आपका जो सेंस सही नहीं प्रकट करेगा। तो मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, ये आपका सेंटेंस बनेगा, और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे। ओके, इसी प्रकार देखिए, मे प्रिजन टू द डकैट्स गो द, तो मे ये आपका जो है शुरू में लग जाएगा, क्योंकि अब हम यहां देख रहे हैं कि अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, यानी कि, और इसमें मे दिया हुआ, यानी कि मे से शुरू होने वाला ऑप्टेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले मे लगा देंगे। इसके बाद देख रहे हैं कि प्रिजन यानी जेल, डकैट्स, गो माने जाना, तो जाने का काम तो डकैट करेंगे, प्रिजन तो करेगा नहीं, इसलिए वर्ब जो है गो, ये सब्जेक्ट जो है डकैत होगा यहाँ पर, तो द डकैट्स, मे द डकैट्स। उसके बाद मे द डकैट्स, फिर वर्ब है यहाँ पर गो, मे द डकैट्स गो। उसके बाद बच गया आपका प्रिजन टू द, यानी कि जाने का काम हो रहा है, तो कहीं भी जाते हैं उसके पहले टू लगाते हैं, तो ऑलरेडी टू दिया हुआ है, तो टू द प्रिजन होगा, टू द प्रिजन। ओके, मे द डकैट्स गो टू द प्रिजन, यानी ईश्वर करें कि डकैत जो है जेल को जाएं। ओके, तो इस तरह से जो है ये जो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, इनके भी स्ट्रक्चर को हमें ध्यान में रखना होगा, प्लस जो सब सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसके जो पार्ट्स होते हैं, उनके भी क्रम को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, तो तभी जो है सही तरीके से हम रीऑर्डरिंग जो है कर पाएंगे, जो भी जंबल वर्ड्स दिए रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसकी अच्छी तरह से जो है खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां जहां पर आपको स्क्रीनशॉट लेने का मन करे वहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने अलग अलग बताया है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट का पार्ट मैं सब्जेक्ट सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स के जो प्रीवियस जो 3 मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसमें आपको जो है वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट्स के जो है स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिए। ठीक है, और जो भी नए हमारे चैनल में हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए। ठीक, क्योंकि अगर दूसरा कोई वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, खुश रहिए, गुड बाय।